आईपीओ बुल रन कितनी सस्टेनेबल है, आगे कितनी तेजी जारी रहने वाली है और कौन से आईपीओ कौन से विकल्प आपके लिए बेहतर हैं, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। दोनों जानकार मौजूद हैं। प्रणव हल्दिया हैं एमडी प्राइम डेटाबेस के और राजेश अग्रवाल हैं हेड ऑफ रिसर्च एयूएम कैपिटल के। मिस्टर हल्दिया, एक सवाल आपसे होगा कि ईटीएफ्स का जो ट्रेंड है वो एक बड़ा है और पार्टिसिपेशन भी अच्छा आ रहा है उसके अंदर, स्पेशली पीएसयू ईटीएफ्स के अंदर। पीएसयू कंपनीज के आईपीओ में पैसा डालें या पीएसयू ईटीएफ्स के साथ जाएं, एग्जिस्टिंग कंपनीज को चुनें या ईटीएफ के अंदर ही पैसा रखें, इस तरह की चीजों के बीच में आपकी राय क्या कहती है, क्या करना चाहिए? देखिए, ईटीएफ एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। मेरी राय तो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर को यही रहेगी कि उनको इसी रूट से आना चाहिए। ईटीएफ का जैसे एक म्यूचुअल फंड होता है, उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। एक आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है उससे, एंड आपको डे टू डे यू डोंट हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द काउंटर। तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा, अनलेस वो फुल टाइम ट्रेडर है, उसको हमेशा म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू ही आना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स विच प्रेजेंट। बट एक और चीज मैं कहूंगा कि एज फार एज पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर कंसर्न, वहां पे रिटेल अपना कुछ एलोकेशन कर सकता है, क्योंकि इन कंपनीज में रिस्क रिलेटिवली अगर हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी से देखें तो कम है। इसमें जैसे मैंने कहा कि पहले भी कि ये वर्चुअल मोनोपोलीज है, इसमें किसी तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसर्न नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल गवर्नमेंट ओन्ड। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज गुड बिकॉज ये वैसे भी हम प्रॉफिट मेकिंग सीपीएससीज की बात कर रहे हैं, तो कुछ एलोकेशन रिटेल सीपीएससी आईपीओस पे भी रख सकता है। जी राजेश, एक सवाल उन कंपनियों के लिए भी होगा जिनके आईपीओस तो बड़े बिग बैंग तरीके से आए लेकिन उनमें उतना रिटर्न नहीं आया। मिसाल के तौर पे एल&टी टेक सर्विसेज को देख लीजिए, एल&टी इन्फोटेक को देख लीजिए, दो ही आईपीओ प्राइस से ऊपर लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न नहीं आया। वरुण बेवरेजेस हो गया, सीएल एजुकेट हो गया, ये वो कंपनियां जिनके आईपीओ अच्छे से फ्लोट हुए, अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर मिला, लेकिन उसके बाद वहाँ से रिटर्न नहीं आया। इनमें से कोई ऐसा कंपनी, ऐसा शेयर जो आपको लगता है कि अभी तक आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस है, शायद सेक्टर इंप्रूव हो, थोड़ा बेटर हो जाए, कोई कंपनी आपने चुनी है? देखिए, जैसे कि आपने जो नाम गिनाए एल&टी इन्फोटेक या एल&टी टेक का, तो वहाँ पे दिक्कत ये रही कि आईपीओ की टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि उसके बाद ही हमने देखा ट्रम्प के इलेक्शन आने के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आउट ऑफ फेवर हो गए, जहाँ की दिग्गज कंपनी की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, तो इस वजह से ये हुआ है। बट ये हमेशा चलने वाला नहीं है। थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ साल 2 साल का कोई नज़रिया और बहुत ज़्यादा गिरावट आए तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। बट इसमें वरुण बेवरेज ऐसा है जहाँ पर कि प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे थोड़े बड़े हुए नज़र आएंगे, बट इनकी जो बिजनेस है न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। पेप्सी की बॉटलिंग के ये कामकाज करते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि बॉटलिंग के ये वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, बट बॉटलिंग के साथ साथ ये पूरे वैल्यू चेन को देख रहे हैं, सिर्फ बॉटलिंग ही नहीं कर रहे हैं, पूरे मार्केटिंग वगैरह भी वो देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में जिस तरह की चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल में, फ्रॉम पेप्सी, फ्रॉम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टू नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। ओके मिस्टर हल्दिया, गोइंग फॉरवर्ड यानी कि FY18 के जो बचे हुए टाइम है जिसमें आईपीओस आएंगे, इसमें कोई ऐसे आईपीओ या कोई ऐसी कंपनी या सेक्टर जिसको आपको लगता है कि हाँ ये टू बी वॉच आउट फॉर है, इसमें एक अच्छे एवेन्यूज दिख रहे हैं, इनकी कंपनीज को पिक एंड चूज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली, तो कोई ऐसा सेक्टर है जो आपने आइडेंटिफाई किया है? देखिए, मैं उसका जवाब देता हूं, बट आपका जो पहला वाला सवाल था उस पर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि अगर हम लिस्टिंग रिटर्न्स की बात करें या किसी भी आईपीओ का रिस्पांस अगर हम देखें, तो किसी भी अगर हम आईपीओ को इवैल्यूएट अगर करते हैं तो 2 चीजें देखनी है। एक तो कंपनी अच्छी है और एक वैल्यूएशन अच्छा है, क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी भी ज्यादा वैल्यूएशन पे अगर आईपीओ मार्केट पे आएगी तो वो एक बैड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कंपनी भले ही अच्छी हो सकती है पर उसका वैल्यूएशन अगर ज्यादा है तो फिर भी वो एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट नहीं बनता। तो ये इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका जो दूसरा सवाल है कि 2017-18 में ऐसा कोई सेक्टर या कंपनी, तो सेक्टर की मैं बात करूंगा तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज सेक्टर जो है और उसमें बस अब एनएसई है।
तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है। एक्सचेंज का अगर हम पूरा बिजनेस देखें तो वो कैपिटल मार्केट रिलेटेड है, एंड कैपिटल मार्केट हम जैसे कहते हैं एक कंट्री की ग्रोथ से का प्रॉक्सी है। तो अगर इंडिया को अगर हम समझते हैं कि इंडिया का अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, तो कैपिटल मार्केट्स में भी वो ग्रोथ आएगा और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे एक्सचेंजेस। तो एक्सचेंजेस के लिए भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो ये एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता है। इसके अलावा इंश्योरेंस भी देखें, क्योंकि इंश्योरेंस एज सेक्टर हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, एंड सारी जितनी भी कंपनीज है, चाहे पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, काफी ग्रोथ पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा रेलवे और डिफेंस में भी जो PSUs लाइंड अप है, दे आल्सो वुड बी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हल्दिया अपना समय हमें देने के लिए और IPO मार्केट से बातचीत करने के लिए। मिस्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, इन सभी शेयरों पर, सभी IPO पर चर्चा करने के लिए। तो बुल रन दोनों ही जानकार मानते हैं जो IPO का ट्रेंड है वो जारी रहेगा, तेजी का जो रुख है वो जारी रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक होना है, आपको IPO स्पेसिफिक होना है और सभी क्रेडेंशियल को चुनने के बाद, देखने के बाद ही आपको पैसा डालना है। हालांकि जो बाजार की रफ्तार है वो उसी तरह ही चलेगी और IPO की रफ्तार भी काफ़ी हद तक उसको फॉलो करेगी।